शहाबुद्दीन साहब तो बहुत काम किए हैं, उनको उनको लोग विकास पुरुष कहते हैं। तो शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष वो किए हैं तो लोग कहते हैं, लेकिन उस और इसके पहले जो लोग रहे हैं वो नहीं किए हैं तो उनको नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे तो अनपढ़ लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि 9वीं फेल का बात करते हैं और अपने कैसे कैसे कैंडिडेट को भेज देते हैं लोकसभा लड़ने के लिए। जो लोकसभा में अनपढ़ लोग जाएगा तो वहाँ क्या कार्य करेगा, आप खुद महसूस कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए नगर अध्यक्ष इंजीनियर रमेश कुमार, जो कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी के काफी करीबी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये लोग सिवान में कितना मजबूत है। लोग रमेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। जो आप बोल रहे हैं कि आप लोग कितने मजबूत हैं, जी, हमारे जो जितने व्यूवर्स हैं ये लोग जानना चाहते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि जाइए आप पता कीजिए कि अवध बिहारी चौधरी सिवान से इस बार कितना मजबूत हैं, बताइए। वो पता करने के लिए नहीं, जनता जनार्दन होते हैं, वो ईश्वर के रूप होते हैं और वही बता देंगे कि कितने वोटों से हम लोग विजयी हो रहे हैं। आज की सिवान का जो परिस्थिति उत्पन्न हो गया है उसमें दूर दूर तक कोई प्रतिद्वंदी हम लोग को नहीं दिख रहा है। आज सारे वोटों का गोलबंदी होना शुरू हो गया है। पहले थोड़ा असमंजस की स्थिति थी कि टिकट मिलेगा, किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको हम लोग अपना उम्मीदवार बनाएं और किसको जिताएं। लेकिन माननीय पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर साहब के आ जाने से सारी जो बादल की घटाएं हैं वो छट चुकी है और सूरज की रोशनी सबको आ रही है। अब सबको बस एक ही विकल्प दिख रहा है, वो श्री अवध बिहारी चौधरी जी के रूप में। अब लोग लगातार क्षेत्र में बने हुए जनता के बीच जा रहे हैं, लोग क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? बहुत रिस्पांस मिल रहा है। आप तो देख ही रहे हैं, जब से वो पटना से आए हैं तब से सारी जनता में खुशियों की लहर दौड़ गई है। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है किसी को, मतलब चुनाव में कि इतने अच्छे कैंडिडेट अगर आए हैं तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि सब लोग खुश रहेंगे। सिवान के गांधी लोग उनको कहते हैं कि सिवान के हमारे गांधी हैं और गांधी जी देश को आज़ाद कराने का काम किए थे। और अभी का हाल क्या कुछ है आप भी भली बात ही जानते हैं, जनता भी भली बात ही जानती है। और ये सिवान के गांधी हैं, सिवान को किस तरह से आज़ाद कराएंगे? सिवान में डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि रही है और हमारे माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। ये गर्व की बात है कि हमारे यहाँ गांधी जी भी और राष्ट्रपति जी हम लोग के क्षेत्र से, इस सिवान की धरती से आए। लेकिन लगातार लोग तो कह रहे हैं कि गांधी जी का मतलब कुर्बानी देना होता है, कुर्सी देना नहीं होता है, क्योंकि गांधी जी नोट पे हैं, वोट पे नहीं है। तो गांधी जी अगर कुर्बानी नहीं दिए होते तो आज हम लोग आजाद नहीं हुए होते। तो गांधी जी कुर्बानी दिए हैं तभी तो नोट पे है, वोट पे नहीं है। तो आज सिवान के गांधी जी अगर बोला जा रहा है, बिहार के गांधी अगर माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को बोला जा रहा है तो कुर्बानी दिए हैं तभी तो आज बिहार विधानसभा स्पीकर बने। तो बिना कुर्बानी के लिए बन गए। बिना पढ़े हुए कोई एग्जाम में टॉप कैसे करता है? अगर उन जो लोग बोल रहे हैं कि ये कुर्बानी नहीं दिए हैं तो बिना कुर्बानी का कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। कुर्बानी आखिरकार क्या दिए हैं उनको बताइए, क्योंकि वो लोग भी अगर वीडियो को देखेंगे तो आपके माध्यम से जानने के ना कि क्या कुछ कुर्बानी दिए हैं, बताइए आज। अब रहा बात कि अब उन लोग को जनाना पड़ेगा, जिसका मतलब आंख बंद करने से उजाला गायब हो जाता है, उसको हम क्या बताएंगे? वो खुद समझ जाता है कि क्या कुर्बानी दिए हैं, कैसे लोग वहां पहुंच गए। अरे अपने खुद कुछ करके दिखाइए, फिर उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाना वाजिब होगा। विवेकानंद जी ने बोले थे कि पहले स्वयं को सुधारो तब युग सुधरेगा। लोग आज दूसरे को सुधारने के चक्कर में आते हैं और अपना खुद नहीं देखते हैं। तो इसलिए मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि आप लोग अपने बारे में सोचिए, दूसरे पर दोषारोपण मत कीजिए, कुछ करके दिखाइए तब आप कहिएगा। माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी ने सिवान को जो बीज दिए हैं, आज हम लोग इतना सामने उठ के बैठ के या कोई भी कार्य कर पा रहे हैं तो माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का
और लालू प्रसाद यादव जी का देन है, और आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है जो हम लोग इतना बिहार में गर्व महसूस कर रहे हैं कि बाहर से भी लोग यहाँ नौकरी के लिए आ रहे हैं। जो शिक्षा में सुधार या जो भी डिपार्टमेंट माननीय के पास रहा उसमें बहुत सारी सुधार किए उन्होंने मात्र 17 महीने में। आप उनके काफी करीबी हैं, काफी करीबी उनका माना जाता है, और आपका एक स्लोगन है कि अब की बारी अवध बिहारी। क्या खुशी इसका बात है? ये सच्चाई है और हर बच्चा के मुंह से अब निकल रहा है अब की बारी अवध बिहारी। पिछले जो भी सांसद रहे हैं उन लोगों ने कितना कार्य करके दिखाए हैं वो आप और सभी लोग जानते हैं। शहाबुद्दीन साहब तो बहुत काम किए हैं, उनको लोग विकास पुरुष कहते हैं। तो शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष वो किए हैं तो लोग कहते हैं, लेकिन उस और इसके पहले जो लोग रहे हैं वो नहीं किए हैं तो उनको नहीं कहा जा रहा है। कविता सिंह, ओम प्रकाश यादव जी हो गए। अब आप खुद बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो भी जनता बोल रही है टिकट क्यों कटा, तो काम नहीं करने से टिकट कटा। इनको ये विधायक थे, इनको टिकट मिला तो क्यों मिला? काम करने के वजह से मिला कि ये बहुत अपने जनता के बीच में रहते हैं, सबके दुख सुख में के भागीदार बनते हैं। सिवान के गांधी हैं, इनके दामन पे कोई दाग नहीं है। ये अनुभवी व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। यहाँ पे तो अनपढ़ लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि 9वीं फेल का बात करते हैं और अपने कैसे कैसे कैंडिडेट को भेज देते हैं लोकसभा लड़ने के लिए। जो लोकसभा में अनपढ़ लोग जाएगा तो वहाँ क्या कार्य करेगा? आप खुद महसूस कर सकते हैं। फिर ये जो आपका इशारा है किसके ऊपर, या आखिर इशारे में बात कर रहे हैं कि अनपढ़ लोग आ गए हैं? सिवान में कौन अनपढ़ आया है? अब ये आप स्वयं समझ सकते हैं कि अंगूठा छाप कौन आ रहा है कैंडिडेट बन के। अब हमको बताना पड़ेगा, आपको भी और जनता स्वयं पता कर ले कि कौन अच्छा है, किसने क्या किया है। उसका मतलब अगर आज के बारे में जानकारी करना है या किसी को वोट देना है तो उसके अतीत से आप सीख सकते हैं। इतिहास के बगैर भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिना सोचे समझे और किसी के बारे में आकलन किए बगैर वोट न दीजिए। किसी के बहकावे में अपना बहुमूल्य वोट न दीजिए, और नहीं तो वो गर्त में जाएगा वोट और उसी के जाल में हम सभी फंस जाएंगे। एनडीए प्रत्याशी है, 400 पार नारा लगा रही है और उनका विकास यही है। अगर उनसे सवाल किया जा रहा है किस विकास के साथ, किस मैनिफेस्टो के साथ आप चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका कहना है इस बार 400 पार। आप लोग कौन से विकास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? 17 महीने बनाम 17 साल के विकास का हम दिखा रहे हैं। आज तो ये बिहार राज्य ही नहीं पूरा देश बिहार का चर्चा करने लगा मात्र 17 महीने में। यही विकास है। और उन लोगों की विकास जो बात है वो जुमले की विकास है। वो खुद बोल रहे थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और 10 साल में जो नहीं हुआ अब यही कह रहे हैं कि मैंने मंदिर बना दिया, मैंने 370 हटा दिया। विकास मंदिर बनाने के लिए होता है, विकास का नाम मंदिर होता है, मस्जिद होता है। मैं मानता हूँ, मैं भी ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन मंदिर के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तभी जाके लोग पूजा पाठ करेंगे और आस्था कर रखेंगे। शायद इसीलिए महागठबंधन वाले 1 करोड़ रोजगार का वो बात कर रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी जी ने पिछले बार 10 लाख नौकरी देने के लिए बोले थे, और इस बार 1 करोड़ बोल रहे हैं लोग। और इस बार पूरे देश को देना है तो प्रति वर्ष 1 करोड़ का बात किए हैं। मोदी जी भी तो वादा किए थे प्रति वर्ष 2 करोड़ हम देंगे। तो उन्होंने लेकिन वो वादे किए, उसको अमित शाह जी ने जुमला करार दे दिया। लेकिन तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चलिए, आपको बता दें कि ये थे नगर अध्यक्ष इंजीनियर रमेश कुमार, जिन्होंने अपने बातों को बड़े ही बेवाकिफ तरीके से रखा। और आपको बता दें कि ये लोग आखिर इस बार 17 महीना बना 17 साल का विकास को लेकर मैनिफेस्टो के साथ ये लोग चुनावी फील्ड में उतरे हुए हैं। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गल्फ पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।